सभी को शुभोदय। आज हम 8वीं कक्षा के तीसरे पाठ प्यारा गाँव में तीसरे भाग यानी अंतिम भाग में प्रवेश हो चुके हैं। आज तक जो पिछले दो भागों में हम पढ़े थे, जो नाम है, पहले लोहार आया था, उसके बाद कुम्हार, उसके बाद जुलाहा और अंतिम में आया था बढ़ाई। तो इसमें कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, वह हम देखेंगे। लोहार यानी लोहारी, कुम्हार कुम्हारी और जुलाहा यानी जुलाई और बढ़ाई बढ़ाई। तो ये इनके स्त्रीलिंग शब्द है। आप जानते हैं कि लोहे के सामान बनाने वाले को लोहार, मिट्टी के सामान बनाने वाले को कुम्हार और कपड़े बुनने वाले को जुलाहा, लकड़ी के सामान बनाने वाले को बढ़ाई कहते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसमें अब मालूम है कि 3 मेन कैरेक्टर्स हैं पात्र। दादाजी, रमेश, रानी गर्मी की छुट्टी में गांव में आने के बाद वे दूसरे दिन गांव में सैर करने के लिए निकले और इन सब लोगों से बातचीत किए थे। और इसमें ग्रामीण प्रांत यानी गांव के रिश्तेदारी कैसे रहते, किसे जैसे काका, चाचा, दादाजी, ऐसे रिश्तों से बुलाया जाता है, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक शुरू किए तो पहले यहाँ पर रानी आई है और कहती है, दादाजी वहाँ देखिए वे कौन हैं, वे क्या कर रहे हैं। हाँ बेटा, वे सोना चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुनार। क्या आप जानते हैं कि सुनार किसे कहते हैं? इसका स्त्रीलिंग होता है सुनारी। सुनार यानी सोने के वस्तुएं या चीजें बनाने वाले को सोना या चांदी के वस्तुएं बनाने वाले को सुनार कहते हैं। इसका स्त्रीलिंग सुनारी आता है। यहाँ पर कहा गया है कि देखिए वहाँ कौन है, वे क्या कर रहे हैं। रानी अपने दादाजी से पूछती है, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। सोना चांदी से तरह तरह के आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स क्या क्या बनाते हैं। ज्वेलरी, अंगूठी यानी रिंग, हार यानी गार्लैंड सोने का, चूड़ी यानी बैंगल्स आदि। यही नहीं बल्कि और कई सारे नेकलेस वगैरह वगैरह सोने चांदी की चीज़ें भी सुनार ही बनवाता है। ये बहुत मूल्यवान कास्टली चीज़ें होते हैं और इनका मूल्य भी बहुत अधिक होता है। उसके बाद रमेश, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस से क्या क्या बनाते। बांस यानी बैम्बू, जिससे हमें कई सारे चीजें बनाते हैं। वही रमेश का प्रश्न था। वहाँ देखिए दादाजी गली में लंबे लंबे बांस है, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। आपको भी मालूम होगा कुछ चीजें, लेकिन यहाँ क्या दिया है हम देखेंगे। यहाँ पर दादाजी का उत्तर है, देखो बेटा, बांस से टोकरी यानी बास्केट, झूले, स्विंग, खिलौने यानी टाइस आदि बांस के लकड़ी से हम बनाते हैं। इन चीज़ों को बनाने वाले को बांसुर कहते हैं। बांस की लकड़ी से जो चीज़ें बनाता है उसे बांसुर कहते हैं।
बांस की लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। उसमें मुख्यतः यहाँ पर दिया है कि टोकरियाँ बैम्बू स्टिक से बनाते हैं, झूले भी बनाते हैं झूला झूलने के लिए, और खिलौने भी बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए। तरह तरह के खिलौने हमें ज़्यादा सिटीज़ में फुटपाथ पर बेचे जाते हैं, हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर यही नहीं बल्कि और कई सारे वस्तुएं भी बांस से बनाते हैं। जो बांस के लकड़ी से जो चीज़ें बनाता है उसे हम बांसुर कहते हैं। बांस की लकड़ी से वस्तुएं बनाने वाले को बांसुर कहते हैं। रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। यहाँ यानी गांव में कौन रहते हैं? तरह तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं। इनको हम घरेलू उद्योगी कहते हैं, जो हर तरह के, यही नहीं बल्कि इसमें मोची भी आता है और नाई भी आता है। कई सारे धोबी, तरह तरह के लोग भी यहाँ पर अपने अपने दैनंदिन जीवन में अपने वृत्ति के अनुसार काम करते हैं। तो यहाँ तक बांसुर की बात कही गई है। उसके बाद रमेश कहता है, दादाजी गांव बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए पाठ का नाम भी वही रखा गया था कि प्यारा गांव। तो लड़का भी कहता है कि दादाजी गांव तो बहुत प्यारा है, यहाँ सभी तरह के हैं अब तक जो पढ़ चुके हैं, जैसे लोहार, कुम्हार, जुलार, बढ़ई, सुनार, बांसो, सभी लोग यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। तो यह सब देखकर बच्चे को बहुत अच्छा लगा। तब दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं, ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। हम पहले ही बताए थे कि हाँ बेटा, ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। पहले ही हम बताए थे ग्रामीण क्रांति यानी गांव के लोग मददगार यानी दूसरों की परोपकार गुण बहुत होते हैं। मिलजुल कर रहने की भावना, एक दूसरे को अपना समझकर रहने वाले लोग ग्रामीण क्रांति के लोग रहते हैं। यह एकता की भावना हमें गांव में दिखाई देती है। वे अपने अपने घरेलू उद्योग से देश के विकास में भाग लेते हैं। वे यानी कौन है? ग्रामीण प्रांत में काम करने वाले जो भी घरेलू उद्योग है, जिससे सरकार पर ज़्यादा वजन ना डालकर, बर्डन ना कर स्वयं प्रतिपत्ति के द्वारा अपने स्वयं उपाधि ही पाने वाले लोग ग्रामीण क्रांति के लोग हैं। जैसे ही हम जो अब तक बातचीत करें, इन सब अपने अपने कामों से एम्प्लॉयमेंट खुद ही बना लेते। यही नहीं बल्कि गांव में और भी कई सारे लोग अपने अपने वृत्ति द्वारा अपने अपने कार्य कर दैनंदिन जीवन में कई सारे काम करते हैं और उसी के आधार पर पैसे भी कमा लेते हैं, जिससे सरकार को थोड़ा बोझ कम हो जाता है। क्योंकि सरकार भी हर एक को नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए अपने अपनी प्रतिपत्ति द्वारा, अपने अपने सोच विचार, अपने ज्ञान के द्वारा किसी न किसी व्यापार या घरेलू उद्योग से हम काम किए तो देश की उन्नति में यह भी एक सुनहरा मौका माना जाता है। इसलिए अपने अपने उपाधि द्वारा भी हम देश की उन्नति कर सकते हैं, कहकर दादा कह चुके हैं। विकास यानी उन्नति। देश को उन्नति की ओर ले जाने पर ही वहाँ हम कुछ न कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा देश का विकास नहीं हुआ तो हमें बहुत मुश्किल की बात है। एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहायता यानी मदद करते हैं। मदद करना बहुत अच्छी आदत है। एक दूसरे की मदद करने पर हम अच्छे व्यक्ति और समस्या का परिष्कार भी कर सकते हैं। दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। पहले ही हम चित्र में जो देखे थे शुरुआत में, यहाँ पर गांव का माहौल, जो मौसम हरा भरा होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और हरियाली होती है। इसलिए लड़का देखकर कहता है कि दादाजी देखिए यह कितने हरे भरे खेत है। हाँ बेटी,
इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। किसान यानी कृषक, फार्मर, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। इसमें हाँ बेटी, दादाजी कहते हैं, बेटी का पुल्लिंग बेटा होता है। बेटा बेटी, तो हाँ बेटी, यहाँ किसान खेतों में दिन रात काम करते रहते, क्योंकि उनका कोई समय नहीं होता। वर्षा अगर दिन में है तो सायंकाल जाकर, शाम में जाकर काम करते हैं, अगर शाम में है तो सुबह काम करते हैं। हमेशा लगातार अपनी मेहनत में रहते दिन रात। तब भी समय मिला क्योंकि वातावरण जैसा अनुकूल उनको रहा, तो उसके आधार पर किसान रात दिन मेहनत करते हैं। सचमुच में भी रात दिन मेहनत करने वाले एक व्यक्ति वह किसान और मजदूर है। तो किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। देश की रीढ़ की हड्डी किसानों को माना गया है। रीढ़ की हड्डी है बैकबोन ऑफ इंडिया, किसानों को माना जाता है, क्योंकि अगर वह अपना काम ना करके अन्न ना उगाए या फसल में कम ज़्यादा हुआ तो हमें जीना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रात दिन मेहनत कर सभी के लिए अन्न उगाकर सबकी भूख मिटाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। बसना मीन्स टू सेटल। कैसे? भारत में प्राचीन परंपरा से अभी तक भी देखें तो भारत में 60 से 70% 60 to 70% गांव ही है, शहर बहुत कम है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तव में भारत गांव में ही बसता है, यानी गांव की उन्नति ही देश की उन्नति है। अगर केवल शहर डेवलपमेंट हो गए, गांव वैसे ही रह गए तो वह देश उन्नति नहीं कहलाता, क्योंकि अधिक से अधिक भारत में 70% ग्रामीण प्रांत में ही है, गांव में ही है, गाँव ही है। रहने वाले भी अधिक लोग ग्रामीण प्रांत के लोग ही है। इसलिए गांधी ने कहा था कि वास्तव में भारत तो गांव में ही बसा रहता है। हाँ दादाजी, आपने सही कहा है, सच में गांव बहुत प्यारे होते। इसलिए फाइनली रानी भी और रमेश दोनों कंक्लूजन का गए कि सचमुच बोलना नहीं, देखने में भी हमें यह पता चलता है कि सचमुच में गांव बहुत प्यारे होते। इससे पहले जो भी हम चर्चा किए थे, हरा भरा होने दो, पेड़ पौधे अधिक रहने होने दो, खेतों में उगाए जाने वाले फसल हो, यही नहीं बल्कि मानवता मूल्य भी, नैतिक मूल्य भी, मोरल वैल्यूज भी ग्रामीण प्रांत में ही अधिक होते। एक दूसरे के प्रति आदर भाव, सम्मान, बड़ों के प्रति गौरव, छोटों के प्रति प्रेम, यह पूरा ग्रामीण प्रांत में ही अधिक दिखाई देता। तो इसलिए ग्रामीण प्रांत बहुत अच्छे होते, गांव बहुत अच्छे होते, सुंदर होते, देखने लायक होते, वातावरण बहुत अच्छा रहता है। यह सब देखकर बच्चों को बहुत खुशी हुई। इसी से अंतिम में बच्चे कहते हैं कि हाँ दादाजी, सचमुच में हम गांव बहुत अच्छे लगते हैं, कहकर उन्होंने कहा था। ये है आज का पाठ और इसमें थोड़ा व्याकरण कार्य भी है, तो इससे हम देखेंगे। और कितना है आज हम व्याकरण कार्य में संज्ञा के प्रकार देखेंगे। आप जानते हैं सातवीं कक्षा में पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि। तो फिर भी एक बार आपको मैं याद दिलाता हूँ कि संज्ञा यानी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रांत के नाम को बोध करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आसान सरल भाषा में बताना हो तो नाम का बोध करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में 5 प्रकार है। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। नाउन के हिंदी में 5 प्रकार है। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा,
चौथा समुदायवाचक संज्ञा और अंतिम पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए तो देखिए जाति यानी कॉमन नाउन, उसको जैसे कॉमनली यूज करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति यानी पर्सनल नाउन। इसके उदाहरण के आधार पर आपको समझ में आता है। उसके बाद भाववाचक समुदाय, समुदाय यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, व्यक्ति द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन। इस प्रकार पूरे 5 प्रकार है और एक एक के उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा। जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, जो इसमें बताता है सबके लिए कॉमन, जैसे लड़का, लड़की, पशु, जानवर, पक्षी, सबको कॉमन बुलाया जाता है। वह लड़का, लड़का यानी कौन भी हो सकता है, ये कॉमन बुलाया जाने वाला। उसे ही जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में ऑब्जर्व किए तो स्पेसिफिक पर्सनली उसको नाम रहता है, जैसे लड़का कौन, उसका नाम क्या है, राम। पशु है, कौन सी पशु, शेर हो, चीता हो वगैरह कुछ। प्रांत का है तो उसका नाम हैदराबाद कह सकते हैं। जैसे पक्षी है, पक्षी क्या है, कबूतर हो सकता है, मोर हो सकता है, कुछ भी। तो इसमें अंतर जाति यानी कॉमनली यूज करते हैं उस प्रकार के, जैसे लड़का, पशु, जानवर, पक्षी आदि ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्तिवाचक यानी स्पेसिफिक एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं। एक लड़के इधर बोले तो कोई भी नहीं आ सकता, कंफ्यूजन रहता है। अगर व्यक्तिवाचक में हम ऑब्जर्व किए तो स्पेशली राम हो जाओ, एक ही लड़का होकर आता है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम होते हैं, राम, हैदराबाद, रानी, चीता, शेर, ऐसे नाम आ जाते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा ने भाव को प्रकट करने वाला, कैसे है, सुख दुख के प्रति प्रकट कर, उस प्रकार के उदाहरण को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और अगला है समुदायवाचक, समुदाय यानी ग्रुप, समूह। इसमें ग्रुप्स होते हैं, जैसे एक से अधिक लोग, 5-6 लोग, 10 लोग जो भी होते हैं। जैसे सेना, सेना यानी आर्मी, 10 लोग होते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, 50 लोग। कक्षा यानी क्लास, 10 to 15, 20 कितने भी रह सकते हैं। झुंड यानी ग्रुप, एक समूह में कितने लोग भी रह सकते हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा में सेना, कक्षा, झुंड आदि उदाहरण हम देख सकते हैं। और अंतिम में है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन कहते हैं इसको। इसमें जैसे जल, दूध, पानी, सोना, चांदी आदि हमें दिखाई देते हैं, मटेरियल में पहचान सकते उसके आधार पर। इस प्रकार के संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये है हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार। वह है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। ये हिंदी के संज्ञा के 5 प्रकार के भेद है। इसी के साथ हमारा प्यारा गाँव का तीसरा अंतिम भाग समाप्त, और यहीं पर हमारा पूरा हो चुका है। धन्यवाद।